नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ा मुद्दा और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। हर साल 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है और इस दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती होती है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य देश में एक पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन प्रदान करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के बारे में लोगों को जागरूक करना होता है। देश के विकास में सुशासन के महत्व को उजागर करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। हरियाणा में मनोहर सरकार ने राज्य स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर सुशासन दिवस मनाया। इस बार सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश के विकास को गति देने के लिए कई प्रमुख घोषणाएं की। तो शासन की जवाबदेही के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने के मकसद से साल 2014 में मोदी सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। तब से लेकर हर साल केंद्र से लेकर बीजेपी शासित राज्य सरकारें इस दिन प्रदेश के विकास को गति देने के लिए बनाई गई नीतियों की जानकारी देती हैं, घोषणाएं करती हैं। कुछ योजनाएं पुरानी होती हैं तो कुछ नए सिरे से लागू की जाती हैं। हरियाणा की मनोहर सरकार ने भी सुशासन दिवस के मौके पर उन योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी दी जिन्हें सरकार आने वाले साल में लागू करने वाली है, जैसे जनवरी से सूक्ष्म सिंचाई से हर खेत में पानी, बागवानी फसलों के लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना की शुरुआत, उच्चतर शिक्षा के लिए 7.5% की दर से सरकारी लोन की छात्रों को सुविधा, संपत्ति पंजीकरण में कहीं भी पंजीकरण की सुविधा, 1 जनवरी से सभी सीएलयू को पूरी तरह ऑनलाइन करना, घर बैठे पानी और सीवर बिल का डिजिटल भुगतान। इसके अलावा मेरा गांव जगमग गांव योजना के तहत हरियाणा के 202 और गांव को 24 घंटे बिजली की सुविधा मुहैया कराना। करीब 17 बिंदुओं में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश की जनता को सुगम सुविधाओं की सौगात के साथ प्रदेश के विकास को गति देने वाली योजनाओं का ऐलान किया। तो आज चर्चा होगी कि सीएम मनोहर लाल ने जिन योजनाओं की घोषणा की वो सुशासन की शर्तों पर कितनी खरी उतरती हैं और सरकार के सुशासन के वायदे को कहां तक पूरा करती हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको सुनवा देते हैं कि आखिर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में किन विशेष बिंदुओं को ज्यादा उस पर फोकस किया और जोर देकर अपनी बात को जनता तक पहुंचाने की कोशिश की। उसके बाद करते हैं चर्चा की शुरुआत। पिछले वर्ष 2019 को जब गुरुग्राम में इस कार्यक्रम को राज्य स्तरीय कार्यक्रम वहाँ मनाया गया था, वहाँ से मैंने भाषण दिया था। मैंने कहा था कि अगला वर्ष हमारा 2020 का ये सुशासन संकल्प वर्ष रहेगा और मुझे खुशी है कि हमारे सब लोगों ने मिलकर, उसमें अधिकारी भी हैं, कर्मचारी भी हैं, प्रत्यक्ष काम करने वाले, कुछ ऐसे हैं कि बिहाइंड द कर्टन काम करने वाले, नींव में रहकर काम करने वाले। नींव मजबूत हो जाती है तो मंजिल तो अपने आप मजबूत बनती है। आज हमने सुशासन के इतने सारे प्रकल्प, 40 के लगभग नए प्रोजेक्ट्स पिछले वर्ष भर में जो तय किए गए, लॉन्च किए गए, आज कुछ लॉन्च किए गए हैं, कुछ का उल्लेख मैं करूंगा। अभी तक तो हमने उसको शुरुआत की है। अब शुरुआत करने के बाद उसके परिणाम अब निकलने शुरू होंगे। तो अगर हमने पिछला वर्ष जो आज 1 वर्ष पूरा हो रहा है इसको सुशासन संकल्प वर्ष का नाम दिया था, तो मैं अगले वर्ष को सुशासन परिणाम वर्ष के रूप में कहूँगा, जिसकी आज कुछ सर्विसेज, 100 के लगभग सर्विस आज हमने लॉन्च की हैं, जोड़ी हैं। इसका एक बहुत बड़ा लाभ ये जनता को मिलेगा। यानी सरकार आपके द्वार जो कभी नारा दिया जाता था, वास्तव में यही एक तरीका है कि हर व्यक्ति को सरकारी सारी सेवाएं उसके घर में से ही वो भरे और उसकी पहचान ठीक से हो जाए। अभी तक स्थिति क्या है कि एक स्वाभाविक होता है, व्यक्ति बाय नेचर जो होता है थोड़ा लालची होता है। उस लालच में पात्र और अपात्र इसकी पहचान कई बार नहीं हो पाती। हमको उसकी पहचान करके कि किस चीज़ का कौन पात्र है, कौन सी सेवा, कौन सी योजना किसको मिलनी चाहिए। कई बार जिसको मिलनी चाहिए उस तक पहुंचती नहीं है और दूसरे आदमी उसका दुरुपयोग करके ले जाते हैं। लेकिन इस सारे सिस्टम में से हर परिवार की उसकी सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, उसकी बाकी सब चीज़ें, उसकी क्षमता क्या है, उसके काम करने के लिए उसके पास कोई सिस्टम है कि नहीं है। क्योंकि एक लेवल से अगर परिवार को अगर उस
तो ऑर्बिट में से बाहर निकाल लिया तो फिर वो एक सामान्य गति से एक मुख्य धारा में आकर के अपने जीवन यापन कर सकता है। सरकार का काम है ऐसे लोगों को सहायता करना, पहचान करना, उनको उसमें से बाहर निकालना। तो हम परिवार पहचान पत्र के माध्यम से निश्चित रूप से उसकी जितनी सहायता करनी होगी सहायता करेंगे, उसको जितना योजनाओं का लाभ देना होगा वो करेंगे, जितना उसको ट्रेंड करना होगा वो करेंगे, उसकी काबिलियत बढ़ाना है, शिक्षा के साथ स्किलिंग करानी है, रोजगार देना है, ये सब काम उसके माध्यम से हम करा पाएंगे। हमारा जो ऑफिशियल जो बर्डन होता है वो मैं समझता हूँ फाइलों का बहुत बड़ा बर्डन होता है, और इस फाइलों को इधर से उधर यहाँ से वहाँ लाने ले जाने के लिए हमारा पूरा सिस्टम लगा रहता है। और उसके अंदर मैं तो कई बार मजाक में कहता हूँ कि भी हम सब लोग फाइल खेलते रहते हैं। तो इस सिस्टम को भी थोड़ा सुचारू ढंग से व्यवस्थित करने के लिए ये जो ई ऑफिस की कल्पना हमने की है, एक बहुत एक अच्छी योजना है जिसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। और आज हमने सभी डिस्ट्रिक्ट्स के अपने ऑफिस ई ऑफिस कर दिए हैं। शुरुआत हमने की थी एफडी से, चीफ सेक्रेटरी ऑफिस से, मुख्यमंत्री ऑफिस से। बल्कि सबसे पहले तो मुझे याद आ रहा, हमारा जो आईटीआई का जो डिपार्टमेंट है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, उन्होंने अपने आप को ई ऑफिस किया था, लेकिन कुछ कठिनाइयाँ आने के कारण से बंद हुआ, क्योंकि जब तक ऊपर के विभाग ई ऑफिस नहीं होते हैं तब तक नीचे संभव होता नहीं है। इसलिए अब सारे ऑफिस ऊपर से लेकर नीचे तक ई ऑफिस होने लगे हैं। और इससे अब कौन अधिकारी और कर्मचारी वो उस फाइल पर कितना जल्दी काम करता है, क्या वो काम कर रहा है, उसकी मॉनिटरिंग भी बहुत आसान हो जाएगी। आजकल ये जो इतनी डिजिटल सिस्टम है, इसको हैक करने के सिस्टम बन गए हैं, डिजिटल क्राइम शुरू हो गए हैं। हमने भी उसको रोकने के लिए डिजिटल यानी थाने भी बनाए हैं। क्राइम ये जो क्या उसको बोलते हैं, साइबर क्राइम का रोकथाम के लिए हमने हरियाणा में, एक तो गुरुग्राम में और भी एक आध जगह साइबर क्राइम को रोकने के लिए थाने अलग से बनाए हैं। लेकिन इन चीज़ों को साथ साथ चलता रहेगा। हमने तो आखिर जनता को सुविधा पहुंचानी है, और जब जनता को सुविधा पहुंचानी है तो ये सब काम उसी दिशा में हमको लेके चलना होगा। तो मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में आखिर में यही कहा कि जनता को सुविधा पहुंचानी है और इसके लिए काम जो है वो लगातार जारी है। खास तौर पर ध्यान जो है इसी बात को लेकर केंद्रित रहा कि किस तरह से डिजिटलाइजेशन को, डिजिटलीकरण को और आगे बढ़ाना है और इससे कैसे जो फाइलों का भार है वो कम हो जाएगा, कैसे काम आराम से और बेहद सरल तरीके से हो पाएंगे। तो मुख्यमंत्री ने आज जो अपने संबोधन में बातें कही वो बातें सरकार के वायदे को पूरा करने में किस मेयार पर कितनी पूरी उतरने वाली हैं, और अभी जो कुछ यहाँ पर सरकार की ओर से योजनाएं चल रही हैं और जो आने वाली हैं वो कैसे सरकार के वायदे को पूरा करेंगे, इस पर करेंगे चर्चा। कई मेहमान हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करा देते हैं और फिर करते हैं चर्चा की शुरुआत। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता बृजेंद्र नेहरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता जितेंद्र चंदेलिया जुड़ चुके हैं, और इनेलो के प्रवक्ता हमारे साथ ओमकार सिंह जुड़े हैं, और राजनीतिक विश्लेषक संदीप चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जी, सबसे पहले मैं चाहूंगी कि हमारे साथ में जो कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हैं जितेंद्र चंदेलिया, उनसे जान लेते हैं। जितेंद्र जी, आज सरकार ने जो कुछ यहाँ पर सरकार की ओर से बात कही गई है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने संबोधन में जो बातें कही, क्या मानते हैं कितना सुशासन लेकर आने वाली हैं और प्रदेश के विकास को और कितना तेजी से आगे ले जाने वाली है? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ जितनी भी योजनाएं हैं इनकी जमीनी स्तर पर ये खुद जानते हैं सच्चाई क्या है। गाय की अंधेरी नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा। आज जिस तरीके से भैर भ्रष्टाचार का माहौल हरियाणा प्रदेश में पूरे देश में बना हुआ है, केंद्र की मोदी जी की भाजपा सरकार में दुर्भाग्यपूर्ण है। आज आप देख सकते हैं जितनी भी इनकी योजनाएं, जिनकी भी ये घोषणा करते हैं, जमीनी स्तर पर हरियाणा प्रदेश के लोगों को उसका कोई भी फायदा नहीं पहुंच पा रहा है, जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आज देश का अन्नदाता ये योजनाओं की घोषणा करते हैं, लेकिन देश के अन्नदाता जो दिल्ली में बैठा हुआ है और हरियाणा में, पलवल में और जगह बैठा हुआ है, जो देश का अन्नदाता अपनी आवाज उठा रहा है, उनके लिए कोई योजना नहीं है। पूंजीपति साथियों को फायदा पहुंचाने के लिए, अडानी अंबानी जैसे लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ये योजना इनके पास है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इनकी जितनी भी योजना है वो सारी बेईमानी है। जमीनी स्तर पर हरियाणा प्रदेश के लोगों को उनका कोई फायदा आज तक नहीं हो पाया है, या कोई भी उनकी योजना है, तो दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री जी योजना तो बड़ी बड़ी लाते हैं, माननीय मोदी जी बड़ी बड़ी योजना लाते हैं, लेकिन देश और हरियाणा प्रदेश को मोदी
उन योजनाओं का। आज भी हरियाणा में सबसे ज्यादा आप देख सकते हैं, एनसीआरबी की रिपोर्ट आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, 2015 से लेकर आज तक महिलाओं के उत्पीड़न का मामला हो, किसानों की आत्महत्या का मामला हो, चाहे बेरोजगार युवाओं की आत्महत्या का मामला हो, एनसीआरबी की रिपोर्ट ये बताती है कि मोदी जी की सरकार ने वो दिखाना बंद कर दिया है। और हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा भैड़ भ्रष्टाचार अभी 2 दिन पहले मनोज भाटी नाम, मैडम कोई 5 योजनाओं का नाम पूछो जो इनको पसंद नहीं आई, आज नाम पूछो जरा। मोदी जी की सरकार मुद्दे की बात करो, भाषणबाजी क्यों हो रही है? सबसे ज्यादा चाहे उज्ज्वला योजना हो इनकी, मैं बताना चाहता हूँ, वो तो केंद्र की, मैं जानना चाह रही हूँ आज जिन बातों का, जिन योजनाओं की घोषणा की है मुख्यमंत्री ने, उनमें से आप किन्हें मानते हैं कि वो अपनी खरी नहीं उतरती हैं? जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं वो उस बात पर पूरी नहीं उतरती। जमीनी भाई, आपको जब नंबर आएगा आपका, आप मेरे ख्याल से आप प्रवक्ता हैं, मेरे साथी हैं, और फरीदाबाद चंदेलिया जी और भाजपा के आप अंधभक्त हैं, इसलिए आप प्रवक्ता हैं। सत्य को सत्य कहना वेदों के अनुकूल है। आपके मुख्यमंत्री को समाज की रोजी रोटी के लिए 2 बार चंदेलिया जी सिर्फ कोरी बातें नहीं, मैं जानना चाह रही हूँ आपसे कि मुख्यमंत्री ने आज जो घोषणाएं की हैं उनमें से कौन सी घोषणा आप मानते हैं कि वो अपनी जो कहा जा रहा है वो उसको पूरा नहीं करती है? देखिए, मैं उसका रिजल्ट 0 रहा है। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के तहत मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के, अरे हंस रहे हो भाई, पब्लिक जनता जनार्दन की आवाज है, मुख्यमंत्री जी ने आज दर्जन भर से ज्यादा योजनाओं की शुरुआत करी है। आप 5 के नाम बता दीजिए। अपने से हंस रहे हो आप लोग यार। बड़ौदा के चुनाव में आपको 5 योजनाओं के नाम पूछ लीजिए। चुनाव में आपको जानकारी के डिबेट में जितेंद्र जी ऐसे आप बस इधर उधर की बात करेंगे तो कैसे होगा? मैं सुशासन दिवस पर की गई मुख्यमंत्री की घोषणाओं के बारे में आपसे जानना चाह रही हूँ, आप इधर उधर घुमा रहे हैं। चुनाव में चलिए, ओमकार सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनेलो के प्रवक्ता। चलिए ओमकार सिंह जी, क्या लगता है सरकार का संकल्प कितना पूरा हो पाया है? अगले साल परिणाम दिवस के रूप में मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सुशासन दिवस मनाएंगे, ये इस बार संकल्प था, और कितना संकल्प पूरा कर पाई है सरकार अपना? सरकार नरेंद्र मोदी किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, बेरोजगार पढ़े लिखे युवाओं को मारने का काम कर रही है। इनकी सारी योजनाएं, कृपया उनको चुप करा दीजिए। चलिए चंदेलिया जी आएंगे आपकी तरफ में जी। ओमकार जी, आज सुशासन के ऊपर बात होने की, हरियाणा में सुशासन कितना है जो सुशासन दिवस मना रहे हैं। हमारे किसान बेचारे वो तो बैठे हैं, सबको मालूम है, उसके बारे में बार बार बात करने से ठीक नहीं। आज सिर्फ सुशासन पे बात होगी। कैसा सुशासन, किस तरह का सुशासन सरकार दे रही है? कहा इन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त की बात करी थी। तहसील और नगर परिषद या नगर निगम, ये 2 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ पे जनता को बार बार जाना है, दिन में भी जाना है और हर बार जाना है। इन दोनों डिपार्टमेंट में जैसे काम हो रहा है, 15-15 दिन, 20-20 दिन तक एप्लीकेशन मूव नहीं होती है। मैं अपने भाई ब्रजेंद्र मेहरा जब भी पूछ रहे थे 2-4 योजनाओं का नाम बता, वो तो नहीं बता पाए, मैं जरूर बताऊंगा। इन्होंने एक योजना शुरू करी, ऑनलाइन रजिस्ट्री प्रक्रिया, 22 जुलाई से बंद पड़ी थी, बड़ी मुश्किल से वो शुरू हुई है 1 महीना पहले। आज जाके किसी, आप सुन लीजिए, अपनी बारी में मैदा रखिए, आप किसी तहसील से पूछ लीजिए क्या रजिस्ट्री की व्यवस्था ठीक चल रही है। इन्होंने नए जो नगर निगम या नगर परिषद में क्षेत्र शामिल हुए थे, वहाँ पे भ्रष्टाचार की इतनी ज्यादा हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है कि म्यूटेशन के नाम के ऊपर, मैं अंबाला की बात करूं, नगर निगम के अधिकारी 20-20 हजार रुपये की रसीद काट रहे हैं बिना किसी कानून के, बिना किसी नियम के। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये योजनाओं की बात करते हैं, मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि पीपीपी मोड से कार्य आसान होगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसका मतलब है आप धीरे धीरे सारी संस्थाएं प्राइवेट व्यक्तियों को देने के लिए तैयार है। अंबाला में इतना बड़ा हॉस्पिटल बन गया, उस हॉस्पिटल में जो मशीनें हैं, एमआरआई मशीन है, जो हार्ट के पेशेंट के लिए स्टंट डालते हैं, वो सारा पीपीपी मोड पे दे दिया। उसका नुकसान मैं बताता हूँ, जनता पिसती है, आम काम करने के लिए व्यक्ति आता है और उसके पास 4 और नए दे दिए जाते हैं। जिसके स्टंट नहीं डलना उसके भी 45,000 रुपए में स्टंट जबरदस्ती डाल दिया जाता है। मैं आपको रिकॉर्डिंग भी सुना सकता हूँ मेरे पास डॉक्टर की। तो ये सुशासन की बात करते हैं। मैं एक बात से तो खुश हूँ, आज मुख्यमंत्री जी ने चौटाला सरकार की सरकार आपके द्वार योजना का नाम तो लिया। इनकी अकल तो आई दिमाग में कि सरकार आपके द्वार कोई चीज थी, लेकिन ये सरकार आपके द्वार योजना को लागू कर दे, ये जनता के लिए बहुत अच्छी बात होगी।
लेकिन इनका करनी और कथनी में बहुत अंतर है। ये योजनाएं तो ढेर सारी बता देती हैं, लेकिन लागू नहीं करती हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया लागू करी, कमेटी के अंदर प्रत्येक प्रॉपर्टी के लिए यूनिक आईडी इन्होंने अलाउड करी। वो यूनिक आईडी के लिए लोग पिछले 3 महीने से धक्के खा रहे हैं। उनको धरातल पे तो देखो, योजनाएं आपने लागू कर दी, वो वास्तव में क्रियान्वित हुई या नहीं हुई, उनमें क्या कमी है, उनकी कमियां कैसे दूर गए। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। अम्बाला में जमाबंदी के नाम पे हर 5 साल के बाद जमाबंदी होती गाँव की। पिछले 1 महीने से गाँव के इंतकाल बंद है। उन व्यक्तियों ने अगर रजिस्ट्री करवानी है, लोन लेना है, सारे बुरी तरह से फंसे पड़े हैं। सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, ये तो अधिकारी चला रहे हैं सरकार को। मेरा तो ये कहना, सुशासन नाम पर सरकार को शोभा ही नहीं देता। ये सुशासन नहीं, कुशासन की बात करें तो इनके मुंह पर शोभा देगा। ब्रिजेंद्र जी, क्या कहेंगे? सरकार योजनाएं तो लॉन्च करने की बात करती है, घोषणाएं भी कर देती है, लेकिन उन्हें लागू करने वाला वो ढांचा सरकार के पास है ही नहीं, वो व्यवस्थाएं ही नहीं। कायनाथ जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी देखिए कायनाथ जी, विपक्ष का जो काम होता है, सरकार जिन योजनाओं को लागू करे उनमें सही तरीके से जांच परख करने के बाद कहीं कोई त्रुटि है, कमी है, तो उसको बताना ये विपक्ष का काम होता है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है, बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि सिवाय भाषणबाजी के विपक्षी प्रवक्ता हमारे साथी 5 योजनाओं के जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज एक देखिए कायनाथ जी, 5 योजनाओं के ये नाम नहीं बता पाए। अरे सुन लीजिए भाई, आपके बीच में नहीं बोला मैं। 50 करोड़ आप डिबेट करने का तरीका सीखिए पहले। योजनाओं को छोड़िए, आप डिबेट करने का तरीका सीखिए पहले। फाइलों पर पैसा पास हो गया, पहले तरीका सीखिए। बिना जानकारी के डिबेट में आगे बैठ जाते हैं। नए नए प्रवक्ता बने, आपको जानकारी दो कैसे जितेंद्र जी, तभी तो मुख्यमंत्री तभी तो कह रहे हैं कि ऑनलाइन प्रक्रिया सब कर दी जाएगी, जो ऐप तैयार होंगे, डेटा तैयार होगा, उसके माध्यम से इस तरह के भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सकेगी। ठेकेदारों को दे दिया। बारी बारी से जितेंद्र जी। इस तरह से गोल गोल बात करके भागने की कोशिश करते हैं। जितेंद्र जी इनका यही काम है, क्योंकि इनको जानकारी नहीं है और डिबेट करने का तरीका भी नहीं है। ये जनता हरियाणा प्रदेश की इनको देखती है, बरगलाने का काम करते हैं, झूठ बोलते हैं। और जितेंद्र जी, अगर हम बिंदुवार तरीके से बात करें, अभी सुन लीजिए, आज हम सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री की ओर से की गई घोषणा और उनसे होने वाले आने वाले प्रभाव के बारे में बात कर रहे हैं। उनसे क्या प्रभाव पड़ेगा, वो योजनाएं कितनी पूरी हुई है, जो पहले से चली आ रही है, क्या उनसे कुछ फायदा मिला भी है या नहीं, या सरकार ने जो अब नई घोषणाएं लागू करने की बात की है, क्या वो उतनी फायदेमंद साबित होंगी, हम उसी पर बात कर रहे हैं। चंदेलिया जी अपनी बारी का इंतजार रख करें। गाड़ी कमाई का पैसा नेहरा जी, टैक्स से चलती है सरकारें, सब प्रदेश सरकार है, केंद्र सरकार है, जनता के टैक्स से चलती है। चंदेलिया जी, अगर आप ऐसे बीच में इंटरप्ट करते रहेंगे, इंटरवीन करेंगे, तो फिर आगे बात कैसे होगी? चर्चा ही नहीं हो पाएगी ना। मोड़ सकते हैं सभी बैठे हुए हैं चंदेलिया जी, यहाँ पर सभी बारी बारी से बात करेंगे, तभी तो आगे बात चलेगी, तभी हम समझ पाएंगे, किसी एक बिंदु पर निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे। जी मेरे ध्यान से जी नेहरा जी। देखिए मैडम, मैं बताना चाहूंगा कायनाथ जी कि आज जो सुशासन दिवस था, सुशासन दिवस के उपलक्ष्य में, गुड गवर्नेंस डे के उपलक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री माननीय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी ने और माननीय मुख्यमंत्री भारत सरकार और हरियाणा सरकार दोनों ने बहुत अच्छी योजनाओं की शुरुआत की है। अगर हम भारत सरकार की बात करें मैडम, तो आज देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने 9 करोड़ किसानों के बैंक अकाउंट में 18,000 करोड़ रुपए जो पीएम सम्मान निधि के तौर पर डाले हैं। नेहरा जी, प्रधानमंत्री केंद्र की सरकार ने क्या किया है, आज हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं, मुख्यमंत्री ने जो यहाँ घोषणाएं की हम उसको लेके बात कर रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि एक बड़ा एक काम किसानों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। इसके साथ साथ मैडम देखिए, अगर मैं आप बात करूं हरियाणा प्रदेश की, तो हरियाणा में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए नए नए ऑनलाइन पोर्टल की आज शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। सीएलयू प्रणाली को कागज रहित करने के लिए 30 दिनों के अंदर सीएलयू की जो समय सीमा तय की है, उससे भी हमारे जो जमीन के विषय हैं, जो हमारे गरीब लोगों को मकान मिलना है, उसमें भी बहुत उनको राहत मिलने वाली है। सभी 22 जिलों में ई ऑफिस की जो शुरुआत की गई है, जैसे माननीय अभी मुख्यमंत्री जी स्वयं बता रहे थे कि किस तरह से फाइलों का जो लेन देन है, फाइलों का जो आना जाना है, उसमें बहुत समय व्यर्थ होता है। तो इसलिए जब ई ऑफिस की शुरुआत आज 22 जिलों में हुई है, तो इससे बहुत जल्दी हमारा काम निपटेगा, समय सीमा में रहेगा। डिजिटल सार्वजनिक पुस्तकालय की जो शुरुआत हुई है, उसमें हजारों और सैकड़ों की संख्या में जो पुस्तकें हैं, जो लेख हैं, क्योंकि ऑनलाइन आजकल जमाना है, लोग अपने घरों में ज्यादा है, तो उनको अध्ययन करने का अधिक मौका मिलेगा। इसके साथ साथ मैडम एक बहुत योजना अच्छी शुरुआत की है कायनाथ जी,
बागवानी उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री के लिए हिंदी पोर्टल की शुरुआत आज की गई है। इसमें क्या है कि हमारे जो बागवानी उत्पाद हैं उनको खरीद बिक्री उनकी आसानी से हो सकती है हिंदी में, क्योंकि हमारे हरियाणा प्रदेश का किसान हो, देश का कहीं का भी किसान हो, क्योंकि हिंदी को वो ज्यादा समझता है। इसके साथ साथ सुशासन दिवस के अवसर पर आज हमारा गांव जगमग गांव योजना के तहत, जैसे आपने भी बताया था कि आज 202 और नए गांव हैं जिनमें 24 घंटे बिजली की सुविधा दी गई है। इस तरह से 5080 गांव हैं मैडम, जिनमें 24 घंटा हरियाणा प्रदेश ब्रजेंद्र जी, चंदेलिया जी, ये बीच में कहना चाह रहे हैं कि महंगी भी तो कर दी है सरकार ने बिजली। मैं आपको वही बता रहा हूँ मैडम कि देखिए, हरियाणा प्रदेश के इतिहास में ये पहला मौका है जब 6200 गांवों में से 5080 गांवों में आज 24 घंटा बिजली देने का काम अगर किसी सरकार ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने किया है। इसके साथ साथ मैडम पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, करनाल, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सिरसा, रेवाड़ी व फतेहाबाद, ये 10 तो ऐसे जिले हैं कायनात जी जहां 24 घंटे बिजली देने का काम सरकार ने किया है। एक योजना और मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा कायनात जी किसानों के लिए कि देखिए, मुख्यमंत्री ओमकार जी आऊंगे आपकी तरफ भी। चंदेलिया जी, अपने नंबर का वेट करिए भाई। चंदेलिया जी, आपको अगर इन्हीं बातों को काउंटर करना है तो नोट करते जाए, नोट करते रहिए और एक एक करके अपनी बात रखिए। आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, मुख्यमंत्री जी ने किसान भाइयों के लिए आज बहुत अच्छी योजना की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना बागवानी किसानों की फसलों को खराब मौसम और प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए उसकी नुकसान की भरपाई के लिए मैडम कायनात जी सब्जियों व मसालों के लिए 30,000 रुपए प्रति एकड़ एवं फल के लिए 40,000 रुपए प्रति एकड़। ये बहुत बड़ी शुरुआत है किसानों के लिए, क्रांतिकारी कदम होगा, ऐतिहासिक कदम होगा कि जो हमारे किसान भाई सब्जी और मसालों की खेती करते हैं उनकी फसल अगर खराब होती है कायनात जी किसी कारण से, तो उनको 30,000 रुपए प्रति एकड़ के से मुआवजा ये सरकार देने का काम करेगी। और जिन किसानों ने फल बोए हुए अपने खेतों में उनकी फसल को अगर कोई नुकसान होता है तो 40,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से उनके फसल के नुकसान की भरपाई ये सरकार करेगी। ये ऐतिहासिक काम किसान भाइयों के लिए सरकार ने किया है। इसके साथ साथ नई उद्योग एवं रोजगार नीति को मंजूरी दी है जिससे कि हमारे जो चलिए अब आऊंगी। चलिए अभी आगे की योजनाओं पर जो मुख्यमंत्री ने घोषणाएं की हैं उस पर मैं आगे आपसे बात करूंगी। जो आप यहाँ पर एक एक करके सभी बता रहे हैं कि क्या क्या शुरुआत यहाँ की गई है, कैसे वो फायदेमंद साबित हो सकती है, लेकिन अभी तक जो कुछ आपने बताया उस पर बहुत कुछ यहाँ पर जो है इनेलो के प्रवक्ता ओमकार सिंह की तरफ से भी कहा जा रहा था और चंदेलिया जी भी बहुत कुछ कह रहे थे, जितेंद्र चंदेलिया जी। तो एक एक करके मैं इनकी चाहूंगी बात ले लेते हैं कि इन्हें किस तरह से लगता है कि ये उतने फायदेमंद चीजें नहीं होने वाली हैं या सिर्फ ये कोरी कल्पना मात्र ही है। ओमकार जी। जी, मैं इनकी एक योजना की बात करता हूँ। इन्होंने बोला हायर एजुकेशन के लिए 7.5% से लोन मिलेगा। उसके ऊपर मैं ये कहना चाहूंगा कि लोन तो बाद में मिलेगा, पहले तो इन्होंने एजुकेशन महंगी कितनी कर दी है। सिर्फ MBBS की पढ़ाई को ले लीजिए, 80,000 रुपए साल की फीस थी MBBS की पढ़ाई की, आज इन्होंने 10 लाख रुपए साल का कर दिया है। एक गरीब व्यक्ति का बच्चा डॉक्टर कैसे बनेगा? आप लोन दे रहे हो, आप लोन तो तब दोगे ना जब गरीब आदमी का बच्चा एजुकेशन के लिए तैयार होगा। दूसरा कहते हैं ई प्रणाली शुरू कर दी, बहुत खुशी की बात है आपने ई प्रणाली शुरू कर दी। कभी मेरे भाई ब्रजेंद्र मेहरा जी किसी तहसील में जाके देखना, इंटरनेट ही नहीं होता, नेट नहीं होता, 2-2 दिन तक नेट नहीं होता। समस्या जहाँ पे भी जाओ नेट वीक है जी, नेट चल नहीं रहा, नेट तो आपके पास है नहीं। और ई प्रणाली की बात करते हो, ये कहते हैं हमने इतने गांव इतने जिले बिजली के कर दिए 24 घंटे। अंबाला की बात कर रहे थे, सरेआम सफेद झूठ बोलते हैं। मैं अंबाला में ही रहता हूँ, आके जरा देख लो कहाँ 24 घंटे है। और बिजली आपके आने पे जनता को बिजली मिली, जब से बीजेपी सरकार आई है तभी बिजली मिली। आप कहना चाहते हो उससे पहले तो हम पत्ते बांध के घूमते थे, हाथ वाला पंखा लेके घूमते थे। आपने सत्यानाश कर दिया, सुशासन कर रहे हो, सुशासन के नाम पर। सुशासन नहीं है आपका। आप किसी डिपार्टमेंट में जाओ, नगर निगम में जाओ, नगर परिषद में जाओ, तहसील में जाओ, SDM कार्यालय में जाओ, जाके जरा आम आदमी बन के किसी काम के लिए फाइल दो, आपकी अकल ठिकाने आ जाएगी कैसे काम हो रहे हैं आज की डेट में। भ्रष्टाचार मुक्त का नाम लेते थे, जगह जगह भ्रष्टाचार और कई गुना जगह भ्रष्टाचार बन चुका है। हर एक व्यक्ति जो बीजेपी का कार्य करता है अपने आप को रावण से कम नहीं समझता। किसी भी कार्य के लिए वो नंबर 2 के काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। आप सुशासन का दिवस है, सुशासन की बात कीजिए। आपने किस ऑफिस में भ्रष्टाचार खत्म किया? सिर्फ एक ऑफिस का नाम गिना दीजिए आपने जहां भ्रष्टाचार मूल से मिटा दिया। चलिए चंदेलिया जी। जी,
मैं बताना चाहता हूँ उनकी सारी योजना बेईमानी है, जमीनी स्तर पर कोई फायदा नहीं हो रहा जनता को, हरियाणा प्रदेश की जनता हो या पूरी देश की जनता हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे पेट्रोल और डीजल के दाम महंगे किए हैं, वैसे ही इन्होंने बिजली के दाम महंगे कर रहे हैं अडानी अंबानी के लिए। इनको म्यूट कीजिए। और मैं बताना चाहता हूँ इनके सांसद, इनके मंत्रियों के स्कूल और कॉलेज हैं, मैं जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, और इन्होंने अपने सांसद मंत्रियों को और अपने पूंजीपति साथियों को फायदा पहुंचाने के लिए इन्होंने जो MBBS में 80,000 रुपए में जो छात्र का दाखिला होता था, आज 10 लाख रुपए फीस कर दिए इन्होंने। ये इनकी योजना है गरीब को मारने की। और फरीदाबाद के अंदर जो सौंदर्यकरण, हंसे मत, तो आपकी हंसी बंद कर दी बड़ौदा में जनता ने। आवाज है आवाम नक्कारे खुदा, जनता जनार्दन की आवाज जो सुपरवाली की आवाज होती है। फरीदाबाद नगर निगम के अंदर सौंदर्यकरण विकास के लिए कोरोना वैश्विक महामारी में जहां 30 लाख की जनसंख्या फरीदाबाद शहर की, वह स्वच्छता के लिए कम से कम 10,000 सफाई सैनिक होने चाहिए, वह मात्र 2,000 सफाई कर्मचारियों से, जिनमें से 2,000 से ज्यादा 2,500 के करीब ठेकेदारी में निजीकरण में काम करते हैं। वो ठेका भी इनके RSS के लोगों पर है, भाजपा के लोगों पर है। 50 करोड़ का घोटाला फरीदाबाद नगर निगम ने किया, 50 करोड़ का घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, शराब घोटाला, और जो भी इनकी योजनाएं होती है वो घोटालों से भरी होती है। मुगलों ने, अंग्रेजों ने, किसी ने भी किसी के राज में चलिए ब्रिजेंद्र जी, ओमकार सिंह जी ने इनेलो के प्रवक्ता, इन्होंने जिन योजनाओं का जिक्र किया और उनसे होने वाले नुकसान भी इन्होंने बताए। सरकार यहाँ पर छात्रों को उच्चतर शिक्षा के लिए 7.5% की दर से लोन देने की बात करती है, लेकिन उन्होंने सवाल किया कि MBBS की जो शिक्षा है वो कितनी महंगी यहाँ पर कर दी है सरकार ने। जो ड्राफ्ट 40 लाख रुपयों का भरा जाएगा, बॉन्ड भरा जाएगा, उसका सीधा बोझ तो छात्र पर पड़ेगा। तो 7.5% भी अगर लोन लेता है छात्र, तो उससे उनका क्या फायदा होने वाला है? अल्टीमेटली उसे तो वो भरना ही पड़ेगा। कैसे लाभ मिलेगा इससे और किसके लिए लाभ होगा? मैं कायनात जी बताना चाहूंगा। देखिए, ओमकार जी ने जिस तरह से बात की, क्योंकि ओमकार जी कम से कम मुद्दों की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ ओमकार जी, देखिए, अगर आप इनेलो की नजर से नहीं देखेंगे तो पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर आप देखिए भ्रष्टाचार में कमी आई है, और ये आंकड़ों के आधार पे है। अभी हरियाणा के जो DGP साहब थे, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के साथ में उन्होंने बाकायदा लिखित में ये दिया है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो पहले आंकड़े थे और जो मेहरा जी, अभी मैं भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रही हूँ, अभी मैं सरकार की ओर से जो लोन की बात हुई है, योजना सरकार ने लॉन्च की है उच्चतर शिक्षा के लिए 7.5% की दर से, जैसे कहा जा रहा है कि बेहद कम है ये लोन, सरकार यहाँ पर छात्रों को लोन देगी, लेकिन इस लोन का लाभ किसे और कितना मिल पाएगा? क्योंकि अगर शिक्षा ही महंगी हो गई है तो छात्रों को तो पहले यहाँ पर वो महंगी शिक्षा से छुटकारा चाहिए, उसके बाद तो लोन की फिक्र करेंगे। जो सबसे बड़ी बात है कायनात जी, वो ये है कि हरियाणा सरकार ने अभी पीछे आपने देखा हो तो घोषणा की थी कि जो विद्यार्थी अपनी पढ़ाई आगे करना चाहता है उसके लिए लोन तो सरकार ने बिना किसी इंटरेस्ट के उसको देने का प्रोविजन किया है। इसके साथ साथ सरकार ने और एक कदम आगे बढ़ के कायनात जी, जो लोन लेगा हमारा विद्यार्थी पढ़ाई के लिए, जब वो लोन को चुकाएगा उसके बाद में उसकी किस्तों तक भरने का जो काम है वो भी सरकार ने अपने ऊपर लिया है। और हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर चाहे यूनिवर्सिटी खोलने की बात हो, चाहे कायनात जी 51 महाविद्यालय खोलने की बात हो, 51 महाविद्यालय में से 43 महाविद्यालय तो अकेले लड़कियों के हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने खोलने का काम किया है। ब्रिजेंद्र जी, आप उस बात का जवाब ही नहीं दे रहे जो सवाल मैं यहाँ पर कर रही हूँ कि 40 लाख जो MBBS की फीस हो गई है, इतनी महंगी फीस, पहले भी सवाल यहाँ पर उठे थे, आज भी इस बात को लेकर ये सवाल तो उठता ही है। कायनात जी देखिए, ये तो सारे चीजें ना इनको जो दिखती है ये इनका अपना एक शिगुफा है। चलिए, हमारे साथ बताना चाहूंगा, हरियाणा प्रदेश के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में 51 नए महाविद्यालय हमारी सरकार ने खोले, और 51 में से 43 अकेले महिलाओं के लिए खोले। ये ऐतिहासिक काम करने वाली ये हरियाणा भाजपा की पहली सरकार है। चलिए, राजनीतिक विश्लेषक संदीप चौधरी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप जी, और 51 में से 43 को सिर्फ महिलाओं के महाविद्यालय हमने खोले, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है। मैं देखिए आपको बताना चाहूंगा मेहरा जी, सिर्फ उपलब्धियों की बात नहीं, समीक्षा भी करने के लिए बैठे हुए हैं, हम सभी बैठे हैं यहाँ पर, सभी पक्षों की बात लेनी है। ओमकार जी कुछ कहना चाह रहे हैं? आऊंगी संदीप जी आपकी तरफ। जी ओमकार जी। जी ओमकार जी, प्लीज बात सुन लीजिए जितेंद्र जी। चंदेलिया जी। जी ओमकार जी। कायनात जी, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरे भाई कुछ सुशासन की बात कर रहे हैं,
सिर्फ हरियाणा का एक डिपार्टमेंट बता दो, सिर्फ एक डिपार्टमेंट जहां भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, सिर्फ एक डिपार्टमेंट। नहीं बता सकते ओंकार जी, नहीं बता सकते। सिर्फ एक डिपार्टमेंट बता दो जहां भ्रष्टाचार इन्होंने खत्म कर दिया, बस बताता हूँ ओंकार जी। जाके बताना, मैं ओंकार जी, काम करने वालों एक डिपार्टमेंट बताना। ओंकार जी देखिए, आप बड़े भाई हैं हमारे, लेकिन आप एक डिपार्टमेंट मैं बताओ। गलती देखिए ओंकार जी, मैं गलती इसमें आपकी नहीं मानता। असलियत में क्या है कि गलती इन लोगों की सोच की है, जो भ्रष्टाचार में डूबी हुई है उसको ईमानदार दिखता ही नहीं है कोई भी। ये गलती इसमें ओंकार जी आपकी नहीं है। आज हर डिपार्टमेंट के अंदर आप देखिए ओंकार जी, पहले नौकरियां पैसे देके बेची जाती थी, आज ईमानदारी से सरकार नौकरी देने का काम करती है। आज सरकारी दफ्तर में जब आप ओंकार जी जाते हैं, नेहरा जी, जब से तो बीजेपी की सरकार आई प्रदेश में, तब से भ्रष्टाचार को जीरो टॉलरेंस पर लेने की बात यहाँ पर कही गई थी। अब ओंकार जी जानना चाहते हैं कि कोई ऐसा विभाग जहाँ पर पूरी तरीके से सरकार ने जिसे भ्रष्टाचार मुक्त कर दिया हो, जहाँ पर भ्रष्टाचार ना हो, कोई ऐसा विभाग? देखिए कायनाथ जी, आपने अगर पीछे एक रिपोर्ट देखी हो तो वो रिपोर्ट स्वतंत्र रिपोर्ट थी हरियाणा सरकार का, उससे कोई लेना देना नहीं था। उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 67% हरियाणा प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार में कमी आई है। और जहां तक ये बात कर रहे हैं, मैं इनको बताना चाहूंगा, ओंकार जी सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। आप समझदार, ओंकार जी देखिए, आप समझदार प्रवक्ता है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए हमारे चाहे तहसीलों के अंदर आप चले जाइए, चाहे आप कहीं भी किसी डिपार्टमेंट में चले जाइए, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट में आप चले जाइए। अब मुझे कायनाथ जी एक चीज बताइए, पहले शिक्षकों के जब ट्रांसफर होते थे तो वो चंडीगढ़ में ही रहते थे, पैसे देकर ट्रांसफर। हमने ऑनलाइन शिक्षक चलिए संदीप जी, तमाम पक्षों को आपने सुन लिया। यहाँ पर शासन को कुशासन भी यहाँ पर कहा गया है, और बीजेपी प्रवक्ता बता रहे हैं कि सरकार की क्या उपलब्धियां रही हैं, इस बार जो घोषणाएं हुई हैं आने वाले वक्त में किस तरह से लाभकारी साबित होने वाली है। क्या आप भी इसी तरह से देख पा रहे हैं? देखिए कायनाथ जी, सबसे चलिए आऊंगी पहले नेहरा तो जी, मैं आऊंगी आपकी तरफ। जी संदीप जी। देखिए कायनाथ जी, सबसे पहले तो आज महाराजा सूरजमल का बलिदान दिवस है, मैं उनको नमन करता हूँ। आज अटल जी का जन्म दिवस है, मैं उनको भी नमन करता हूँ। जिस तरीके से ये सुशासन मनाया जा रहा है, तारीफ होनी चाहिए। कोई भी अगर नया इनिशिएटिव सरकार लेती है, लेकिन सुशासन का जो डिसीजन है, आखिरी फैसला जनता करती है। अगर कृषि मंत्री चुनाव नहीं हारते हैं आने वाले समय में, तो हमें लगेगा सुशासन आया। अगर फाइनेंस मंत्री चुनाव नहीं हारते हैं तो हमें लगेगा सुशासन आया है। अगर महिला कल्याण मंत्री चुनाव नहीं हारती है तो हमें लगेगा सुशासन आया है। तो इस चीज का फैसला तो जनता करेगी। लेकिन हकीकत यह है, जिस तरीके से नई चीजें लॉन्च की जाती हैं, अगर उनको जमीन पर उतारा जाएगा, जिस तरीके से 202 गाँव में अभी बिजली पहुंचाने की बात की गई है 24 घंटे, तो अच्छा फैसला है। लेकिन वो बिजली जानी चाहिए, वो चीजें किसानों को मिलनी चाहिए। जिस तरीके से हर खेत को पानी देने की बात की गई है, अगर पानी मिलता है तो हकीकत में अच्छा फैसला, स्वागत होना चाहिए। अगर पानी नहीं मिलता है तो आप समझ सकते हैं जनता अपने आप डिसीजन लेगी। इसी तरीके से जो जो चीजें सुशासन के नाम पे की गई है, एक अच्छा कुछ करने की कोशिश की है, लेकिन वो अच्छा खाली हमारे स्टेज पे नहीं होना चाहिए, खाली मीडिया के खबर के नहीं रह जाना चाहिए। वो चीजें जनता तक पहुंचनी चाहिए। तो इस चीज का आधार, तो आप मानते हैं कि जो अभी तक बातें कही गई हैं वो उसी तरह से नहीं पहुंच पाई हैं जनता तक? देखिए कायनाथ जी, ये मेरे और आपके कहने की बात नहीं है। मैंने आपको बताया, अभी आपने चुनाव देखा था, हमारे कृषि मंत्री चुनाव आए गए। अगर कृषि में बहुत बड़ा बदलाव होता, हमारे किसान खुश होते, तो आप समझ सकते हैं रिजल्ट कुछ और होता। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर चुनाव हार जाते हैं हरियाणा के, इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थी। जिस तरीके से अभी आपने फरीदाबाद में देखा, कॉलेज से लड़की निकल के जा रही है, उसको गोली मार दिया जाता है, अगवा कर ली जाती है। अगर ये चीजें नहीं होंगी, रुकेंगी, तो हम सब स्वागत करेंगे और धन्यवाद करेंगे सरकार का कि सुशासन आया। लेकिन अगर ये चीजें हमें फिर से देखने को मिलेगी, किसान फिर से सड़कों पे उतरेंगे, स्टूडेंट फिर से प्रदर्शन करेंगे, लोग रोजगार के लिए लड़ेंगे, तो उस चीज को हम सुशासन नहीं कह सकते। नेहरा जी देखिए मैडम, मैं बताना चाहूंगा इनको, जो अभी हमारे संदीप भाई जो बात कर रहे थे कि मैं इनको बताना चाहूंगा, एजुकेशन डिपार्टमेंट को पहले हम लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। अगर हम बात करें एजुकेशन डिपार्टमेंट में, कायनाथ जी देखिए, जो हमारे यहाँ पे शिक्षक ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी जो चली थी, माननीय मुख्यमंत्री चलाई, पूरे देश ने उसको लागू करने का आज काम किया है। पहले आप देखिए शिक्षकों के ट्रांसफर में कितना बड़ा भ्रष्टाचार होता था मैडम, वो उसको हमने खत्म करने का काम किया। और आज 500 से ज्यादा
कर्मचारियों वाले जो भी डिपार्टमेंट है कायनात जी, आपने निजी उन सभी में, अरे सुनिए, दिया। बकवास मत करिए, अरे क्या बीच में बोलते हैं बार बार यार। अरे समझ नहीं 2000 से आपको? ऊपर पीटीए 1819 देखिए मैडम, मैं बताना चाहूंगा अपने कि रोजगार जो के भी लिए 500 से लड़ाई ज्यादा लड़ रहे हैं, कर्मचारियों उनका रोजगार के छीना जो है हमारे आपने। विभाग हैं कायनात मैडम, दुर्भाग्य उन सभी में है। ऑनलाइन आप ट्रांसफर बात करते पॉलिसी हैं को शिक्षा माननीय की। मुख्यमंत्री जी ने लागू किया है। जिन लोगों और ने ऑनलाइन चंदेलिया जी ट्रांसफर आऊंगी पॉलिसी आपकी आने तरफ, चंदेलिया जी आऊंगी आऊंगी मैडम, इनका लूंगी फोन आपका काटिए पहले आप। पक्ष जी। कैसे लोगों को बुलाती हैं डिबेट में आप? देखिए, अरे मैं आप बताना कैसे चाहूंगा लोग मैडम हैं? आप कि अपनी सबसे बताइए। पहले जो देखिए, समाज सबसे से पहले देश से प्रदेश से 500 झूठ से बोलने का ज्यादा काम करते हैं, कर्मचारियों देश के वाले जो भी, अन्नदाता को मारने का काम मैडम इनको करते हैं, बुलवा लीजिए और यहाँ पहले। के बकवास करते झूठ बोलते हैं। चंदेलिया जी, बोलवा लीजिए चंदेलिया पहले। जी, अगर आप बीच बीच में से बात इस करते आदमी को रहेंगे तो बुलवाइए फिर पहले। आप एक भी बात का जवाब नहीं दे सकते ये आप भाषण जनता देने की। के लिए आए हो भाई, यहाँ पे कुछ तैयारी करके आए, अरे नया नया प्रवक्ता बनाया अरे यार। आप एक भी बात का जवाब नहीं दे सकते। अरे भाई, मेरे को एक तैयारी भी करके आया योजना करो आपकी विषय की यार। जमीनी स्तर पर नहीं है। आप भाषण एक भी देने आए हो योजना क्या यहाँ जमीनी स्तर पर पे? नहीं है आपकी। आपको पता है डिबेट का विषय क्या है? आपको पता बताइए है, डिबेट का विषय क्या आपको है? पता है, आप जो मैडम, कर रहे इनको हैं बुलवाइए जनता पहले के आप। साथ में, आपको बड़ौदा में सबक सिखाया ना, अरे यार, सिखाया तो ना क्या बेकार की डिबेट बात। का। मैडम, इनसे डिबेट बुलवाइए का पहले आप। विषय तुम्हारे मुख्यमंत्री का महिमा मंडन करूं मैं? मैडम, तुम्हारे इनको बुलवाइए पार्टी का पहले। महिमा मंडन करूं मैं? चंदेलिया जी, जो चंदेलिया जी, बहन आज का मौला आज क्या जो बना दिया तुम मुख्यमंत्री लोगों की ने? घोषणाएं हैं, आज हम उन्हीं पर बात कर रहे हैं कि किस तरीके से इनसे सुशासन जो है वो 5 आएगा, योजनाओं का नाम प्रदेश पता नहीं, और डिबेट करने आ जाते हैं। प्रगति मैडम, के देखिए, पथ मैं पर बताता आगे हूँ आपको। बढ़ेगा, आपकी बढ़ेगा बेटी नहीं बचाओ बढ़ेगा, योजना, ये बेटी पढ़ाओ अमली योजना, जामा कायनात जी, मैं पहनेंगी बताता हूँ घोषणा आपको। या नहीं पहनेंगी? SC ST की सुनिए बच्चियों को मैडम, कितनी देखिए, मैं बताता हूँ, छात्रवृत्ति मिलती है? 500 जब वो कर्मचारियों से छात्रवृत्ति ज्यादा के लिए ऑनलाइन फॉर्म जिस भरती है, विभाग में कर्मचारी तो उस समय हैं, सर्वर उन डाउन सभी होता को है, हमने श्रीमान जी आपका। ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी उसमें लागू की है कायनात मैडम। तो इससे देखिए बहुत सारा भ्रष्टाचार हरियाणा चंदेलिया प्रदेश जी, के अंदर जो हरियाणा सिर्फ को ट्रांसफर हाईटेक पॉलिसी करने का की नाम बात चलता यहाँ था, पर उसको नेहरा हमने जी, खत्म करने नेहरा का काम किया है। जी, नेहरा जी, प्रदेश को हाईटेक डिजिटल बनाने की सरकार बात करती है, लेकिन क्या लगता है कि क्या पूरी तरीके से अभी ये सारी चीजें उतनी ज्यादा पॉसिबल हैं? क्योंकि अभी तक जो जो जिन जिन महकमों में या फिर विभागों में, क्षेत्रों में डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने की बात हुई, वहां पर देखा कि इसकी वजह से कई दिक्कतें उठानी पड़ी है, ना सिर्फ वहां काम करने वाले अधिकारियों को, बल्कि उनका लाभ लेने वाले उपभोक्ताओं को और लोगों को, किसानों को भी। मेरी फसल मेरा ब्यौरा के लिए जो पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन था, उसमें भी देखा गया कि किस तरीके से जूझते नजर आए किसान, विरोध तक किया गया। देखिए कायनात जी, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। मैं ये दावा तो नहीं कर सकता क्योंकि मैं गांव में रहता हूँ, खुद भी छोटा सा किसान हूँ, कि किसी तरह की दिक्कत या परेशानी आज किसानों को नहीं रही है। लेकिन सरकार का जरूर इसमें प्रयास है अपनी तरफ से कि किसानों को किसी भी तरह की दिक्कत और परेशानी ना हो। जैसे आपने मेरी फसल मेरे ब्यौरा पोर्टल की जो आपने बात की है, क्योंकि CSC सेंटर और अटल सेवा केंद्र आज हर गाँव के अंदर खुले हुए हैं, इसलिए अटल सेवा केंद्र और CSC सेंटर के माध्यम से जब रजिस्ट्रेशन कराने किसान जाता है तो उसमें कोशिश करते हैं कि कम से कम उसको परेशानी हो। लेकिन फिर भी, क्योंकि मैडम हम ये चाहते हैं कि हमारा जो किसान है उसका पूरा ब्यौरा, उसकी कितनी फसल उसने, मान लीजिए उसने कितने हजार एकड़ में गेहूं की फसल बोई है, फल बोया है या उसने कुछ और बोया, वो पूरा रिकॉर्ड अगर हमारे पास रहेगा तो ठीक से उसकी खरीद हो पाएगी और उसकी पूरा बजट का हम व्यवस्था पहले से कर पाएंगे। इसलिए निश्चित रूप से कुछ दिक्कतों, देखिए जब कोई योजना लागू होती है कायनात जी, तो उसके बाद में उसके प्लस और माइनस भी समझ में आते हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होता है। जैसे हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी स्वयं कहते थे कि अगर मैं ऊपर से 100 रुपए भेजता हूँ तो 1 रुपए नीचे पहुंचता है और 99 रुपए भ्रष्टाचार के कारण खा लिए जाते हैं बीच में। कम से कम वो स्थिति आज नहीं है। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर हो या देश के अंदर हो, जो पैसा किसान के खातों में डाला जाता है वो पूरा पैसा उसके खाते में पहुंचता है और उसका लाभ किसान उठाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे PM सम्मान निधि हो, ओमकार जी कुछ या कहना चाह रहे हैं? फसल जी, बीमा ओमकार योजना जी। हो, मेरी फसल मेरा ब्यौरा हो, इसके साथ साथ हरियाणा प्रदेश के अंदर, देश के अंदर जो भाजपा काम कर रही है वो सुशासन को लेकर काम कर रही है और सुशासन दिवस इसी को लेकर मनाया गया है। नहीं ब्रिजेंद्र जी, मंडियों में खुद देखा गया कि कितने किसानों को गेट पास की समस्या जो है वो उससे दो चार होना पड़ा और किस तरीके से उन्होंने विरोध किया कि जो पहले सिस्टम चलता था उसी सिस्टम से काम जो है मंडियों में किया जाए। यहाँ पर सुविधा देने की बात हुई थी, लेकिन उनके लिए बहुत ज्यादा दुविधा यहाँ पर देखी गई। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अब ज्यादा से ज्यादा विभागों को जो है वो डिजिटल किया जाएगा और तकनीक से, नई तकनीक से, आधुनिक तकनीक से काम होगा। तो क्या ये सारी चीजें करने के लिए उतनी तैयारी कर ली गई है, वो ढांचा वो तैयार हो गया है? कायनात जी देखिए, बिल्कुल तैयारी है। और जहां तक आपने मंडी के गेट पास की बात की, पहले हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 350 मंडियों में खरीद होती थी। इस बार हमने लगभग 1800 मंडियों में खरीद करने का काम किया। एक तो हमने मंडियों की संख्या बढ़ाई, दूसरा हमने मंडी के अंदर जो सुविधाएं थी, चाहे वो पानी की सुविधाएं है, चाहे वो अटल कैंटीन के माध्यम से गरीब मजदूर और किसान के लिए हमने 5 और 10 रुपए में थाली का भोजन का प्रबंध मंडी के अंदर किया।
इसके साथ साथ जरूर गेट पास की जो आपने बात की है उसमें कुछ दिक्कत और परेशानी इस बार आई थी, वो भी कुछ जगह शुरुआत में आई थी, उसके बाद हमने उसको ठीक कर लिया था। और हमारा प्रयास ये था, क्योंकि पहले क्या होता था मंडी के अंदर अव्यवस्था होती थी। मैं भी किसान हूँ, मंडी में जब मैं जाता था पहले गेहूं बेचने के लिए, धान बेचने के लिए, तो कई बार ऐसी नौबत भी आती थी, कई दिन धान और गेहूं हमारा पड़ा रहता था और उसकी खरीद नहीं हो पाती थी, क्योंकि किसान बहुत ज्यादा रहते थे, व्यापारी या खरीद केंद्र का वो सिस्टम कम था। अब क्या है कि अगर एक दिन के अंदर एक मंडी में 100 लोगों को बुलाना है तो 100 लोगों को गेट पास करता है और उन 100 लोगों को ही मंडी में बुलाया जाता है। इसलिए पूरा एक व्यवस्था मंडी के अंदर रहे, भोजन की, पानी की व्यवस्था, सैनिटाइजर की व्यवस्था और सारे मास्क की व्यवस्था हमने इस बार मंडियों में की थी। खरीद केंद्र हमने बढ़ा दिए थे, तो किसानों के लिए, चाहे वो मेरी फसल मेरा ब्यौरा जिसको केंद्र ने भी अपनाया, हरियाणा ने शुरू की थी, और भावांतर भरपाई योजना आप देखिए, जिसमें फल और सब्जी 19 तरह के फल और सब्जियों को जो सरकार रेट तय करती है उससे नीचे अगर मंडी में बिकते हैं तो भावांतर भरपाई योजना के तहत हरियाणा सरकार उसकी भरपाई करती है। चलिए ओमकार तो जी, सेंटर ने भी इसको ओमकार जी, तो किसानों के लिए और गरीबों के लिए ये सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। ओमकार जी, नेहरा जी बहुत अच्छी लगी आपकी बात। आपने सबसे पहले तो बोला कि मैं एक किसान हूँ, तो मेरी भाई हाथ जोड़ के बेनती है, एक बार कुंडली बॉर्डर पे चक्कर लगाया हो, आप ये अंधभक्ति की आंखें खुल जाएंगी और आप ठीक ठीक बोलना शुरू कर दोगे। बोलते बहुत बढ़िया हो आप। और दूसरा मैं आपको कहना चाहूंगा, आपने भावांतर योजना का नाम लिया, मैंने आरटीई ले रखी भावांतर योजना में। भावांतर योजना में आलू टमाटर वगैरह के आपने अगर 5.5 रुपए किलो से कम मंडी में बिकता है तो आपने उसको डिफरेंस देना है किसान को। आपको सुन के हैरानी होगी, 2018 में मात्र 5 लाख रुपए का भुगतान हुआ है, सिर्फ 5 लाख। पूरे हरियाणा में कितने लाख किसान है और 5 लाख रुपए इन्होंने दिए हैं। 2019 में सिर्फ 20 लाख रुपए का भुगतान हुआ है। मैंने आरटीई ले रखी, मेरे पास आरटीई है। आपकी योजनाएं तो बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन उनको लागू नहीं करते आप धरातल पे उनको लागू कीजिए, सिर्फ घोषणा ना कीजिए। नेहरा जी, किसानों को नुकसान कम हुआ या फिर ये देखा ही नहीं गया, ये सिस्टम ही काम नहीं कर पाया, वर्कआउट ही नहीं हो पाया कि कितने किसानों को नुकसान हुआ है और उनको योजना का लाभ दिया जाए, या किसान उस सिस्टम तक ही नहीं पहुंच पाए जो उनके लिए बनाया गया था? इन्होंने सिर्फ 5 लाख रुपए 2017 में लॉट किए हैं। 5 लाख रुपए पूरे हरियाणा के किसानों को कितने कितने मिलेंगे आप जानते हो? मैं इनसे 2-3 बातें सिर्फ जरूर पूछना चाहूंगा। आपने 7.5% लोन पे एजुकेशन लोन दे दिया। एक मेडिकल का छात्र जो 40 लाख रुपए का लोन ले लेगा, उसका 3 लाख रुपए महीने का ब्याज बनता है। उसके 15 या 20 साल जिंदगी के नौकरी करने में, ब्याज और लोन उतारने में लग जाएंगे। आपने सोचा कभी? एक 80,000 रुपए की शिक्षा जो मिल रही थी साल की, आपने सीधे सीधे 10 लाख रुपए कर दिया। आप जनता को लूटने का काम ना करो, आपको सरकार बनाया है, जनता ने बनाई है, जनता के काम करो। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, आप ऑनलाइन रजिस्ट्री की बात करते हो, हरियाणा में कई बैठे बैठाई की रजिस्ट्री हो जाएगी, बहुत अच्छी बात है। इंटरनेट का सर्वर तो आपके पास है नहीं, इंटरनेट की स्पीड भी नहीं है आपके पास। आप उन्हीं बातों को बार-बार दोहरा रहे हैं। वैध और अवैध कॉलोनियों के नाम के ऊपर जनता की रजिस्ट्री बंद हो रखी है। अम्बाला की रजिस्ट्री अम्बाला में ही नहीं हो रही, तो आप कह रहे हो कुरुक्षेत्र जाके करा लो। आप सबसे पहले जनता के अधिकार प्रोवाइड करो। जो वैध और अवैध कॉलोनियों के नाम पे रजिस्ट्रियां बंद है, वो रजिस्ट्रियां खोलो। नेहरा जी, मेरी जमीन है, मैं बेचना चाहता हूँ, मैं कहीं भी बेच सकता हूँ। आप इस अधिकार को मेरे को वापिस करो। आपकी योजनाएं अच्छी है, लेकिन योजनाएं लागू नहीं करती आप, योजनाएं सिर्फ घोषणा करती। देखिए ओमकार जी, आपने एक तो आलू की जो बात करी थी भावांतर भरपाई में, मैं आपके आंकड़े को गलत नहीं बता था, लेकिन आप फिर भी आपने सब्जी की बात की है, उसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ 19 तरह के फल और सब्जियां शामिल हैं। उसमें अगर हम सारी चीजों को मिला के हम बात करें तो करोड़ों रुपए में सरकार ने उसका मुआवजा किसान को दिया है। 5 लाख और दूसरा, तो आलू क्या उन सब चीजों से अलग चला जाता है? अगर आलू का किसान है तो वो तो फिर घाटे में रहा ना, क्यों नहीं वो उसका लाभ ले पाया, क्यों मुनाफा नहीं हो पाया? तो फिर ये जो घोषणा है ये तो घोषणा ही बनकर रह गई ना। आगे ऐसा नहीं होगा इसकी क्या गारंटी है? सरकार आखिरी कहते हैं कि बीजेपी कहती है कि अंत्योदय उसका जो है वो उद्देश्य है, लेकिन यहाँ पर क्या इस तरीके से आप अंतिम छोर तक खड़े उस किसान को लाभ दे पाएंगे अगर सिस्टम यूं ही चलता रहा? देखिए कायनात जी, मैं तो आपसे खुद कह रहा हूँ कि 19 तरह की फल फूल और सब्जी बहुत बड़ी एक उसमें मात्रा होती है। उन सभी के अंदर ये तो भावांतर भरपाई योजना तो पहली बार किसी सरकार ने इस तरह की योजना चलाई है। देखिए पहले मैं भी किसान हूँ, हम टमाटर बोते थे और टमाटर 1 या 2 रुपए किलो जब मंडी में बिकता था कायनात जी, तो उसको मंडी में कई बार गुस्से में फेंक के किसान आ जाता था। अब सरकार ने उसके एक रेट फिक्स कर दिए हैं
कि भाई इस रेट से नीचे अगर आपका बिकेगा तो उसकी बाकी जो बैलेंस है उसकी जो भरपाई है वो हरियाणा सरकार करेगी। और दूसरा जो इन्होंने बात करी कि मंडी के अंदर जिस तरह का प्रोविजन है, देखिए मंडी सिस्टम को तो इस सरकार ने अभी जो हमारे 3 कृषि बिल भी हम लेके आए हैं उनके अंदर भी आप देखिए कि किसान को पहली बार ये छूट दी है कि वो चाहे मंडी में बेचे, चाहे मंडी से बाहर बेचे, चाहे एमएसपी तक मंडी के अंदर वो बेचे, चाहे एमएसपी से बाहर वो बेचे, तो सरकार ने किसान को पूरी तरह से छूट देने का काम किया है। और कांग्रेस के लोग जो विरोध करते हैं, आप मुझे बताइए, दीपेंद्र हुड्डा जी तो खुद लोकसभा के अंदर 2012 में उनकी स्पीच उठा के देख लीजिए, वो कहते थे कि किसान को डायरेक्ट मार्केटिंग करने का, ओपन मार्केट में उसके सामान को बेचने का, आड़ती से मुक्ति को रास्ता मिलना चाहिए। सिब्बल जी भी यही कहते थे। और 2019 के कांग्रेस के लोकसभा के मैनिफेस्टो में इन्होंने बकायदा लिख के ये दिया हुआ है। इसके साथ साथ मैं जो बताना चाहूंगा, जो इन्होंने अब आप केंद्रीय योजनाओं की बात कर रहे हैं, फिर से कृषि कानून की हम बात कर रहे हैं। फ्री में हम लोन देने का काम करते हैं, उन पे बिना किसी इंटरेस्ट के उनको लोन देने का काम करते हैं। बिलों की बात करते हो, आप मुझे बताइए क्या कहा कायनाथ जी आपने? मैं कह रही हूँ कि आज हम बात सिर्फ यहाँ पर राज्य सरकार की योजनाओं की कर रहे हैं, घोषणाओं की कर रहे हैं, ना कि हम केंद्र सरकार की ओर से बनाए गए कानूनों की या घोषणाओं की बात कर रहे हैं। योजनाओं के साथ योजनाएं देखिए कायनाथ जी, मैं आपको वही चीज बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से देखिए हरियाणा सरकार ने, कायनाथ जी 75% हरियाणा के जो बेरोजगार युवा हैं उनको स्थानीय कंपनियों में रोजगार देने का जो एक नियम बनाया है, आप देखिए इससे कितने हरियाणा के अंदर बेरोजगारी खत्म होने वाली है। हरियाणा प्रदेश के अंदर चलिए संदीप चौधरी जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपसे, वक्त मेरे पास बहुत कम बचा है। संदीप जी, सफल योजना है हरियाणा सरकार की। संदीप जी, कितना सुशासन आप देख पा रहे हैं सरकार की इन योजनाओं से और घोषणाओं से आ पाएगा जल्दी से? देखिए कायनाथ जी, मैं आपको बता दूं, सुशासन मेरे साथ साथ आपको भी और सबको दिखाई देगा अगर धरातल पे उतरेगा। आप ये देखिए जो सुशासन बनाया गया है, क्या अब जब किसान सड़क पर चलेगा, मजदूर सड़क पर चलेगा, क्या जिस तरीके से अधिकारी टोल नहीं देते हैं, अच्छी खासी सैलरी भी लेते हैं, विधायक अच्छी खासी सैलरी लेते हैं, लेकिन वो टोल नहीं देते हैं, क्या इस सुशासन का फायदा किसान और मजदूर को मिलेगा? क्या उससे टोल नहीं लिया जाएगा? तो इस तरीके के फायदे हैं। इस तरीके से अधिकारी लोग, नेता लोग, विधायक एमपी किसी भी शहर में जाते हैं, उनके लिए गैस हाउस के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। क्या किसान और मजदूर के लिए गैस? चलिए, आपकी इसी बात में सारी बात का निचोड़ है कि सुशासन तभी आ पाएगा जब उसे जमीनी स्तर पर उतारा जाएगा, उन घोषणाओं को जमीनी स्तर पर उतारा जाएगा जो यहाँ पर चेंज लाने के लिए बनाई जाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि अगले साल को सुशासन परिणाम दिवस के रूप में मनाएंगे। अधिकारी मनमानी नहीं कर पाएंगे और आने वाले समय में फाइलों के लेन देन में भी आसानी होगी। लेकिन एक कटु सत्य ये भी है कि सरकार के इन वायदों की राह में चुनौतियां भी कुछ कम नहीं, क्योंकि जिस डिजिटल हरियाणा के विजन को सामने रखकर सरकार आगे बढ़ने का रास्ता देख रही है, उसे पूरी तरह से डिजिटल बनाने के लिए अभी बहुत से पड़ाव पार करने बाकी हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।